नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी एडु सेंटर डेली करंट अफेयर। एसजी एडु सेंटर डेली करंट अफेयर में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 15 जुलाई और 15 जुलाई के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं उसको हम लोग एमसीक्यू के रूप में देखने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला हेडिंग से कि अफगानिस्तान में तालिबान नेताओं के खिलाफ आईसीसी ने लैंगिक और राजनीतिक उत्पीड़न के चलते गिरफ्तारी वारंट जारी किया। सेकेंड है कि भारत की पहली ई ट्रक प्रोत्साहन योजना पीएम ई ड्राइव के तहत लॉन्च किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने दूर दराज के क्षेत्रों के छात्रों के लिए 6,000 रुपया वार्षिक यात्रा भत्ता योजना शुरू की। न्यू कैलेडोनिया ने फ्रांस के भीतर नया स्वायत्त राज्य बनाने के लिए समझौते किया। हाल ही में स्वीकृत अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे नामदफा टाइगर रिजर्व से होकर गुजरेगा। सिक्स है कि मिलिट्री लैंडस्केप को भारत की 44वीं यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। तमिलनाडु में स्थित जिंजी किला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में घोषित। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 प्रमुख हस्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया। वर्ल्ड एक्सपो 2025 में भारत की चिनाब ब्रिज और आंजी ब्रिज का प्रदर्शन। मुंबई के पुराना कारनैक ब्रिज को पूर्ण पुनर्निर्माण के बाद सिंदूर ब्रिज के रूप में नए नाम दिए पहचान दी गई। और 12th है कि जापान ने पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोत्साहन योजना शुरू की है। आज का कोटेशन है कि जो लोग अपने डर से नहीं डरते वही दुनिया को बदलते हैं। यानी दोज हु डोंट फियर देयर फियर्स आर द वंस हु चेंज द वर्ल्ड। फ्रेंड्स, 40 जुलाई के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे उसको शॉर्टली में रिवाइज कर लेते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के साथ 2030 तक 20 अरब डॉलर व्यापार लक्ष्य निर्धारित किया है, तो ब्राजील के साथ। हाल ही में तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए चरण पादुका योजना दोबारा से किसने प्रारंभ किया है, तो छत्तीसगढ़ सरकार ने। भरोसा नामक पहल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की गई है, तो जम्मू और कश्मीर में। हाल ही में डीआरडीओ और वायुसेना ने किया अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण कहां किया है, तो उड़ीसा में। जुलाई 2025 में भारत और ग्रीक नौसेना ने पासेक्स का आयोजन कहां किया है, तो मुंबई में। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ मिलकर तलाश कार्यक्रम को शुरू किया है, तो यूनिसेफ इंडिया के साथ। हाल ही में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने व्यापार सुविधा सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहां किया है, तो न्यू दिल्ली में। हाल ही में हरेला पर्व त्योहार कहां मनाया गया, तो उत्तराखंड में। हाल ही में 2025 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार किसने जीता है, तो वर्षा देशपांडे ने। हाल ही में किस देश के खमेर रुज स्थल को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया, तो कंबोडिया का। क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो गुजरात सरकार। हाल ही में किस राज्य का अर्थकल पुलिस स्टेशन भारत का पहला आईएसओ प्रमाणित स्टेशन बना है, तो ये आपका केरल का। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में आईसीसी ने लैंगिक और राजनीतिक उत्पीड़न के कारण किस देश के नेताओं के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। Recently, the ICC has issued arrest warrant against the leader of the which country for gender and political persecutions. ऑप्शन ए इसराइल, ऑप्शन बी नॉर्थ कोरिया, ऑप्शन सी अफगानिस्तान और ऑप्शन डी रसिया। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की रसिया। यानी रसिया के नेताओं को आईसीसी ने लैंगिक और राजनीतिक उत्पीड़न के कारण गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। देख लेते इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय आईसीसी ने तालिबान के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। आरोपों में महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ लैंगिक उत्पीड़न और 2021 में सत्ता पर कब्जे के बाद राजनीतिक उत्पीड़न शामिल है। यह पहली बार है जब आईसीसी ने लैंगिक उत्पीड़न को मुख्य आधार बनाकर इतने बड़े स्तर पर कार्रवाई की है। तालिबान ने सत्ता में आने के बाद लड़कियों की शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया है, महिलाओं के कामकाज पर रोक और राजनीतिक परिधियों को दबाने जैसे कठोर कदम उठाए हैं। आईसीसी ने इसे महिलाओं और राजनीतिक विरोधियों को दबाने की व्यवस्थित और व्यापक नीति का हिस्सा माना है।
फ्रेंड्स अफगानिस्तान ने किया है तो देख लेते हैं अफगानिस्तान को मैप में। तो ये अफगानिस्तान जो है आपको मिडिल ईस्ट कंट्री का, मिडिल ईस्ट का ये कंट्री है जिसका कैपिटल काबुल है। सुप्रीम लीडर की बात करें तो हिबातुल्लाह अखुंजा है। करेंसी की बात करें तो अफगानी है। यहाँ पर आपको हिंदू कुश पर्वतमाला देखने को मिलेगा। ये आपको काबुल है जो कि इसका राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रक यानी ई ट्रक प्रोत्साहन योजना किस योजना के तहत शुरू की गई है? यानी अंडर विच स्कीम द हैज इंडिया फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रक ई ट्रक इनिशिएटिव स्कीम बीन लॉन्च्ड? ऑप्शन ए पीएम गति शक्ति, ऑप्शन बी पीएम वाहन हरित, ऑप्शन सी नेशनल ई फ्राइट मिशन और ऑप्शन डी पीएम ई ड्राइव। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स पीएम ई ड्राइव, यानी पीएम ई ड्राइव के तहत भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि प्रधानमंत्री विद्युतीय ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनिशिएटिव व्हीकल इनहांसमेंट इन पीएम ई ड्राइव के तहत भारत सरकार ने पहली बार ई ट्रक खरीद पर ग्राहक मुखी प्रोत्साहन योजना शुरू की है। प्रति ट्रक अधिकतम 9.6 लाख का अग्रिम छूट प्रदान किया जाएगा, जो खरीदार को तुरंत लाभ देने के लिए निर्माता को रिवर्स किया जाएगा। ई ट्रक के खिलाफ पीएम ई ड्राइव के 10,900 करोड़ कुल बजट में 500 करोड़ का विशेष प्रावधान किया गया है, जिसमें लगभग 5,600 ट्रक का समर्थन होगा। ट्रकों को शामिल किया गया है, साथ ही पुराने डीजल ट्रक स्क्रैप करना अनिवार्य है और बैटरी मोटर वाहन के लिए 5 साल या 5 लाख किलोमीटर वारंटी चाहिए। बंदरगाह, लॉजिस्टिक्स, सीमेंट, इस्पात जैसे प्रमुख उद्योग इसका लाभ उठा सकते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने 150 ई ट्रक खरीदने का वादा किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 जुलाई 2025 में किस राज्य सरकार ने दूर दराज क्षेत्रों के छात्रों को वार्षिक 6,000 रुपये प्रति यात्रा भत्ता देने की नई यात्रा भत्ता योजना शुरू की है? यानी इन जुलाई 2025 which state government has launched a new travel allowance scheme to provide annual travels allowance of rupees 6,000 to a student from remote area? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी उत्तराखंड। देश का सही आंसर फ्रेंड्स की उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने दूर दराज के क्षेत्र के छात्रों को वार्षिक 6,000 रुपया यात्रा भत्ता देने के लिए यात्रा भत्ता योजना शुरू की है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। जुलाई 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने नई यात्रा भत्ता योजना लॉन्च की है, जिसके तहत जो छात्र अपने घर से 5 किलोमीटर या उससे अधिक दूरी पर स्थित सरकारी माध्यमिक विद्यालय में पढ़ाते हैं, उन्हें 6,000 रुपया पढ़ते हैं तो उन्हें 6,000 रुपया सालाना भत्ता मिलेगा। यह योजना 9 से 12 कक्षा के छात्रों के लिए है, विशेषकर बुंदेलखंड जिले झांसी, चित्रकूट, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा और सोनभद्र के दूर दराज क्षेत्रों में लागू किए जाएंगे। भत्ता सीधे छात्रों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से भेजा जाएगा। पहली किस्त 5 सितंबर 2025 तक आने की योजना है। छात्रों की प्रमाणित करना होगा कि उनके घर से 5 किलोमीटर दायरे में कोई भी सरकारी माध्यमिक स्कूल नहीं है। गांव में इसकी पुष्टि ग्राम प्रधान, स्कूल प्रधानाचार्य करेंगे। शहरी क्षेत्र में स्थानीय पार्षद सत्यापन करेंगे। छात्रों की भत्ता प्रदान करने के लिए अपनी उपस्थिति में कम से कम 10% वृद्धि दिखानी होगी। इस योजना के से लगभग 24,000 छात्रों को पीएम श्री स्कूल के करीब 4,000 छात्रों को लाभ मिलने की उम्मीद है। फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश है तो देख लेते हैं उत्तर प्रदेश को मैप में। उत्तर प्रदेश जो है आपको नॉर्थ इंडिया का एक स्टेट है जिसका कैपिटल लखनऊ है। गवर्नर की बात करें तो आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ, लोकसभा की 80, राज्यसभा की 31 सीटें है। स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो बाई कैमरल देखने को मिलता है। देख लेते हैं पूछो तो जाने की बातों में कि महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बन गई है? तो ये आपको ईरा जाधव है। ईरा जाधव चर्चा में रही पवना नदी किस राज्य में बहती है? तो ये आपको महाराष्ट्र में बहती है। कौन ऐसी पहली निजी कंपनी बनी है जिसके पास उपग्रह का अपना समूह है? तो ये आपका है पिक्सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में न्यू कैलेडोनिया ने किस देश के भीतर एक नया राज्य बनाने के लिए समझौता किया है? यानी रिसेंटली न्यू कैलेडोनिया हैज एग्रीड टू बिकम्स अ न्यू स्टेट विद इन विच कंट्री? ऑप्शन ए साउथ कोरिया, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी
यूके और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की फ्रांस, यानी फ्रांस ने न्यू कैलेडोनिया में के भीतर एक नया राज्य बनाने के लिए समझौता किया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। जुलाई 2025 में न्यू कैलेडोनिया के नेताओं ने फ्रांसीसी सरकार के साथ यह समझौता किया कि न्यू कैलेडोनिया फ्रांसीसी गणराज्य के भीतर एक नया स्वायत्त राज्य बनेगा। दक्षिण प्रशांत में स्थित फ्रांस का यह क्षेत्र 2018 से 2021 के बीच 3 बार जनमत संग्रह कर चुका है, जिसमें पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ है, लेकिन समाज में गहरे मतभेद का उजागर हुआ है। इस समझौता के तहत न्यू कैलेडोनिया को स्थानीय संस्थाओं, शिक्षा, सांस्कृतिक मामलों पर अधिक स्वायत्त स्वशासन का अधिकार मिलेगा, जबकि रक्षा और विदेशी नीति जैसे विषय फ्रांस के अधीन रहेंगे। मुख्य लक्ष्य है स्वतंत्रता समर्थक स्थानीय कनाक समुदाय और फ्रांसीसी मूल या एशियाई मूल के निवासी के बीच के तनाव को कम करना है। यह नया राजनीतिक ढांचा पहले फ्रांसीसी संसद में पारित होगा और फिर न्यू कैलेडोनिया में स्थानीय जनमत संग्रह के लिए रखा जाएगा और इसके बाद औपचारिक रूप से लागू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में स्वीकृत अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे किस टाइगर रिजर्व से होकर गुजरेगा, यानी द रिसेंटली अप्रूव्ड अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे विल पास थ्रू विच टाइगर रिजर्व। ऑप्शन ए पक्के टाइगर रिजर्व, ऑप्शन बी मानस टाइगर रिजर्व, ऑप्शन सी काजीरंगा टाइगर रिजर्व और ऑप्शन डी नाम दफा टाइगर रिजर्व। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की नाम दफा टाइगर रिजर्व। अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे जो है इसी के सो होकर गुजरेगा। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। राष्ट्रीय वन्य बोर्ड के स्थायी समिति ने नए अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे NH 913 को नाम दफा टाइगर रिजर्व के आसपास 310 हेक्टेयर मूल क्षेत्र से होकर गुजारने की अनुमति दी है। इस मार्ग के निर्माण में करीब 1.55 लाख पेड़ की कटाई होनी है, जिससे आसपास की जैव विविधता और निवास स्थान पर जोखिम होगा और वन्यजीव प्रभाव प्रभावित हो सकता है। यह हाईवे पूर्वोत्तर के मंद गांव से जोड़कर भारत म्यांमार सीमा से जुड़े खरसाग में मियो गांधीग्राम विजयनगर तक फैलेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा व आर्थिक उद्देश्य को देखते हुए बनाया जा रहा है। परामर्श के अनुसार प्रस्तावित अंडरपास और फुटवर्ड्स अभी स्थानीय परिस्थिति अनुसार प्रभावी नहीं है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को 3 महीने के स्थल विशिष्ट अध्ययन के आधार पर प्रभावी डिजाइन तैयार करने को कहा गया है। इस फैसला से में विशेष मामले की तरह स्वीकृति दी गई है, क्योंकि साइबर सीमा के पास सड़कें राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्र विकास के लिए आवश्यक है, लेकिन साथ ही प्राकृतिक आवास के संरक्षण की जरूरत भी जोर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं, बुझो तो जाने की बात में कि ज्ञान नगई उत्सव का आयोजन किस राज्य में शुरू किया गया है, तो मणिपुर में। लार्सन एंड टोब्रो ने भारत नौसेना के लिए कौन सा बहुउद्देशीय पोत लॉन्च किया है, तो INS उत्कर्ष। पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये आपको वेस्ट बंगाल में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुलाई 2025 में भारत की किस सांस्कृतिक संपत्ति को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 44वें स्थल के रूप में शामिल किया गया है, यानी विच कल्चरल प्रॉपर्टी ऑफ द इंडिया हैज बीन इंक्लूडेड in the UNESCO World Heritage List as the 44th site in July 2025. ऑप्शन ए मराठा सैन्य प्रदेश, ऑप्शन बी काकतीय रुद्र स्वर टेम्पल, ऑप्शन सी मोहिदम ओहम राजवंश की समाधि और ऑप्शन डी धौलावीर पुरातात्विक स्थल। तो इसका सही आंसर फ्रेंड कि मराठी सैन्य प्रदेश परिदृश्य को जो है भारत की सांस्कृतिक संपत्ति को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 44वें स्थल के रूप में शामिल किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि 12 जुलाई 2025 को पेरिस में आयोजित यूनेस्को की 47वीं बैठक में मराठा सैन्य परिदृश्य को भारत के 44वें सांस्कृतिक स्थल के रूप में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इसमें 12 प्रमुख किलों का समूह शामिल है, जिसमें 11 महाराष्ट्र के और एक तमिलनाडु में स्थित है, जो 17वीं और 19वीं शताब्दी के मराठा साम्राज्य की सैन्य रणनीति के और स्थापत्य कला को दर्शाते हैं। इन किलों में पहाड़ी किले जैसे रायगढ़, सिंहगिरी, जंगल पहाड़ी किला, पठारी किला, तटीय किला, द्वीप किले शामिल है, जो मराठी के भौगोलिक समझ और रक्षा तकनीकों के उजागर करते हैं। इन किलों का मानदंड अद्वितीय स्थापत्य शैली मानदंड है, सांस्कृतिक ऐतिहासिक महत्व के आधार पर चुना गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांस्कृतिक मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुझो देख लेते हैं, बुझो तो जानो की बात में कि फ्यूचर मिनरल्स फॉर्म 2025 कहां शुरू हुआ है। तो ये आप हुआ है रियाद में। किस राज्य में 10वां अजंता बेरुल अंतरराष्ट्रीय महोत्सव फिल्म महोत्सव शुरू किया गया है? तो ये आपको महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया है? तो भारत ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में स्थित जिंजी किला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में घोषित हुआ है? यानी रिसेंटली द जिंजी फोर्ट लोकेटेड इन विच स्टेट हैज बीन डिक्लेयर्ड अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि तमिलनाडु, यानी तमिलनाडु के में स्थित जिंजीज किला यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया है। देख लेते इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। यूनेस्को ने पेरिस में हुई 47वीं हेरिटेज कमेटी बैठक में तमिलनाडु के वेलुपुरम जिले में स्थित जिंजी किले को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। जिंजी किला ऑफ मराठी मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया नामक श्रृंखला धरोहर का हिस्सा है, जिसमें कुल 12 किले शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने प्रमुख हस्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? यानी रिसेंटली हाउ मेनी एमिनेंट पर्सनालिटी हैज प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन बी सी 3 और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड कि 4 इमिनेंट पर्संस को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। कि जुलाई 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 विशिष्ट व्यक्तियों को राज्यसभा के लिए नामित किया है, जिससे खाली सीटों को भरा गया है। 26/11 मुंबई आतंकी हमले और अन्य चर्चों में शामिल विशेष लोक अभियोजक उज्जवल देवरा निकम को विधि क्षेत्र में उनके योगदान के लिए राज्यसभा नामित किया गया। पूर्व विदेशी सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला, जो अमेरिका, बांग्लादेश और थाईलैंड में भारत के राजदूत रह चुके हैं, 2023 से जी समिट के आयोजन के प्रमुख भी थे, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ के आधार पर नामित किया गया है। इतिहासकार पद्मश्री डॉक्टर मीनाक्षी जैन, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय के गार्गी कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर रह चुके हैं, उन्हें भी नामित किया गया है। और केरल भाजपा नेता राजनीतिक हिंसा के शिकार रहे सी सदानंद मास्टर, जो सेवानिवृत्त शिक्षक भी हैं, को समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य के लिए नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बैंक ने 16 जुलाई से 75 करोड़ रुपए के अधिक के लिए सभी भुगतान के लिए ई कुबेर प्लेटफॉर्म को अनिवार्य करने की घोषणा की है? यानी who among the following has announced the making e-Kuber platform mandatory for all payment above rupees 75 crore from July 16? Option A Reserve Bank of India, option B State Bank of India, option C Bank of Maharashtra और option D HDFC। इसका सही आंसर फ्रेंड्स की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 16 जुलाई 2025 से केंद्र व राज्य सरकारों के 75 करोड़ से अधिक के सभी भुगतान पूरे ई कुबेर प्लेटफॉर्म के माध्यम से किए जाएंगे। समस्त सरकारी विभागों और मंत्रालयों पर लागू इस निर्देश का असर सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों पर होगा, चाहे भुगतान किसी भी एजेंसी या निजी पक्ष की जा रही हो। पारदर्शिता और तीव्र सामंजस्य हेतु उठाए गए कदम ई कुबेर कार्यान्वयन का मकसद लेन देन को पारदर्शी बढ़ाना है, भारत भुगतान तालमेल के तेज करना और 24 घंटे के भीतर खाते मिलान संभव बनाना है। ई कुबेर ब्रांड से आरबीआई का कोर बैंकिंग साधन ई कुबेर आरबीआई द्वारा विकसित कोर बैंकिंग समाधान है, जो सरकारी संचालन, प्रभुत्व नीलामी और कोष प्रबंधन को प्रयोग किया जाता है और बड़े भुगतानों के लिए भी अनिवार्य होगा। देख लेते हैं पूछो तो जाने की बात में कि मवेशियों का उत्सव कुरमा कहाँ मनाया गया? तो ये आपको तेलंगाना में मनाया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया गया? तो नई मुंबई में। दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है?
दिए आपको जसप्रीत बुमराह और इनबिला सदरलैंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कहा वर्ल्ड एक्सपो 2025 में भारत के चिनाब ब्रिज और आंजी ब्रिज को प्रदर्शित किया गया। यानी रिसेंटली वेयर वर इंडियाज द चिनाब ब्रिज एंड आंजी ब्रिज शोकेस्ड एट द वर्ल्ड एक्सपो 2025। ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी जर्मनी और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की जापान। यानी जापान में वर्ल्ड एक्सपो 2025 में भारत के चिनाब ब्रिज और आंजी ब्रिज को प्रदर्शित किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि भारत के प्रतिष्ठित चिनाब ब्रिज, दुनिया का सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज और आंजी ब्रिज को वर्ल्ड एक्सपो 2025 में प्रदर्शित किया गया है। यह जापान के ओसाका शहर में हो रहा है। इन पुलों के जरिए भारत के उन्नत इंजीनियरिंग आधारभूत ढांचा क्षमता को दिखाया जाएगा। एक्सपो विभिन्न देशों को अपने प्रमुख प्रोजेक्ट और नवाचार दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का मंच देता है। इससे भारत की छवि को वैश्विक स्तर पर मजबूती करने और पर्यटन को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शहर में स्थित कार्नेक ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज रखा गया है। द कार्नेक ब्रिज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज बीन रीनेम्ड एज द सिंदूर ब्रिज। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी भोपाल और ऑप्शन डी लद्दाख। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि मुंबई। यानी मुंबई में स्थित कार्नेक ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज रख दिया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने पहली इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोत्साहन शुरू की है। यानी विच कंट्री हैज बीन रिसेंटली लॉन्च द फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रक इनिशिएटिव ऑफ प्रोग्राम। ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी इंडिया और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर फ्रेंड्स की जापान जो है हाल ही में जो है कि इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोत्साहन योजना को शुरू किया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि हाल ही में जापान ने पर्यावरण अनुकूलन मालवाहन को बढ़ावा देने के लिए अपनी पहली इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोत्साहन योजना को शुरू की है। इसका उद्देश्य है कि लॉजिस्टिक कंपनियों को डिजिटल से इलेक्ट्रिक ट्रक की ओर स्थानांतरित करना है। इसके तहत इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक वाहन की ऊंची प्रारंभिक लागत को कम करने के लिए सब्सिडी और टैक्स में छूट दी जाएगी। यह कदम जापान के वर्ष 2050 तक कार्बन तटस्थ लक्ष्य के अनुरूप है। सरकार को उम्मीद है कि इससे प्रदूषण घटेगा और देश के परिवहन क्षेत्र का आधुनिकीकरण होगा। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो क्वेश्चन था कि क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन बना है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी गुजरात। आज का क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में स्थित जिंजी किला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में घोषित हुआ है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। फ्रेंड्स, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।